Our next guest is ready before time for a political interview. It happens very rarely when it comes down to politicians. It's a first for me. Our next guest on Unpolitics is unique. The longest serving Chief Minister for the Bharatiya Janata Party. With over 4 decades in Indian politics, spanning 5 prime ministers. This man has stayed not just relevant, but very important. We have with us Shivraj Singh Chauhan. Namaskar, sir. 4-time Chief Minister of the state of Madhya Pradesh, now Agriculture Minister. Namaskar, sir. नमस्कार। Thank you. आप हमारे next guest for Unpolitics. आपको भी धन्यवाद। यूथ को कैसे प्रेरित करना, कैसे दिशा दिखाना, कैसे बड़े लक्ष्य से जोड़ना, ये मैंने मोदी जी से सीखा। चुनाव कभी मेरे लिए टफेस्ट रहा ही नहीं। चुनाव मेरे लिए आनंद और उत्सव होता है। आपको अगर याद हो, जो आपके ओपोनेंट थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने बोला था ये पप्पू भी नहीं चलेगा। सही बात है। मुकेश जी के गाने हो, कुछ गाने किशोर जी के या मन्ना डे के गाने, तो ये प्लेलिस्ट है आपका। अब वो ऐसे गाने हो रही चुनरिया आत्मा तेरी मैल माया जाल। मैंने पढ़ा है कि आपकी लव मैरिज थी, आपकी अरेंज मैरिज। नहीं, ये गलत अरेंज है। थी? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। हाँ, शादी के बाद मैंने प्यार किया, लव किया फिर, लेकिन शादी के पहले नहीं किया। पहले नहीं किया था। मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की। मेरी धर्मपत्नी ने की, वही पकड़ती रहती थी, ये गाना गाना है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। बड़ी दौलत भगवान ने हमको दी, प्रेम कर्म, और इसलिए मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। बेटी पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर तो लखपति ही पैदा होगी, बोझ नहीं रहेगी, वरदान बनेगी। कोई डेडलाइन सेट है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि मैं इस एज पे रिटायर हो जाऊंगा? शिवराज जी नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन अनपॉलिटिक्स। बहुत स्वागत है आपका अनपॉलिटिक्स हमारे पॉडकास्ट में। देखिए, आपको कोई लंबी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप खुद में ही एक इंट्रोडक्शन है। पर अगर आपको अपने आपके जो वोटर्स हैं, जो लिसनर्स हैं इस पॉडकास्ट के, जो व्यूअर्स हैं, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप क्या कहेंगे शिवराज जी? उनका सेवक। मैं ये मानता हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही आपकी आराध्य है और जनता की सेवा ही किसानों की पूजा है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में से एक और जो वैचारिक अधिष्ठान बीजेपी को दिया, वह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके प्रति अत्यंत श्रद्धा और आदर का भाव सदैव हमारे मन में है। वो कहते थे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, और वो कैसे मिलेगा? वो कहते थे कि मैं नहीं जानता कि आप मंदिर में जाके भगवान की आरती करें तो वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत और उपवास रखें तो भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे। हिमालय के कंदरों में बैठ के घनघोर तपस्या करेंगे तो वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आँखों के आंसू पहुँच दिए तो गरीबों की उन्हीं आँखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे। दरिद्र ही नारायण है और उसी की सेवा भगवान की पूजा है। तो लोकतंत्र में हम जितने लोग हैं वो जनता के सेवक हैं और जनता हमारी आराध्य। पर आपको, जैसे आपने बोला कि भगवान का रूप है जनता की सेवा, मतलब करना, और जो आपको उसका प्रसाद तो मिला है ना, क्योंकि आप अगर अपनी पूरी खुद ही बायोग्राफी देख लीजिए शिवराज जी, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका पूरा करियर 4 डेकेड्स के ऊपर है। और मैं गलत हो सकती हूँ, पर कम से कम 5 या 6 आपने प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं, और तभी भी आप रेलेवेंट नहीं, इम्पॉर्टेंट रहे हैं इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये तो भगवान की देन है। भगवान जो काम कराना चाहता है। मैं एक बात और मानता हूँ कि ज़िंदगी क्या है हमारी। मैंने एक यक्ष और युधिष्ठिर संवाद पढ़ा था बचपन में। कई सवाल हुए थे, पूरी बात लंबी हो जाएगी, लेकिन एक प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा था कि बताओ दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया था, मनुष्य पैदा होता है, बचपन में खेलता कूदता है, फिर स्कूल जाता है और बड़ा होता है, पढ़ाई पूरी होती है, फिर शादी करता है, फिर उसका परिवार बढ़ता है, में बूढ़ा होता है और बाद में मर जाता है। जो इस दुनिया में आया उसमें से हर एक को पता है कि ये दुनिया परमानेंट घर नहीं है मेरा, ये धर्मशाला है, कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए आया हूँ। लेकिन व्यवहार ऐसा करता है जैसे उसको हमेशा यहीं रहना है। उसको पता है कि मौत अंतिम सत्य है, लेकिन व्यवहार ऐसा कि जैसे हमेशा इस दुनिया में रहना है।
ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम कुछ वर्षों के लिए इस दुनिया में आए हैं, तो जब तक जिएं ऐसा जिएं कि केवल अपने लिए नहीं, अपने लिए तो कीट पतंगे पशु पक्षी भी जीते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, देश के लिए जीना, समाज के लिए जीना, औरों के लिए जीना, वास्तव में वही जीना होता है। और मन में तड़फ यही रहती है कि ऐसा कैसे जी लें, और बेहतर कैसे कर लें, और अच्छा कैसे कर लें, ताकि मानव जीवन सार्थक हो जाए। शिवराज जी, आपकी शुरुआत एक एग्रीकल्चर फार्मर किसान परिवार से हुई, किसानी से हुई, और एक फुल सर्कल कहते हैं अगर अंग्रेज़ी में। आज आप कृषि मंत्री हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। पर अगर आप अपने बचपन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो आपकी यंग लाइफ बचपन में रहा है वो क्या है? देखिए, बचपन से मैं तो किसान परिवार में पैदा हुआ, और किसान किसानी आपकी जो किसान परिवार में पैदा हुए शिवराज जी, किसान मतलब क्यों कहते हैं ना, बहुत तरह के किसान होते हैं। पैसे वाले किसान थे, ठेकेदार थे, कैसे मजदूरी वाले किसान थे, पट्टे वाली ज़मीन किसान पे लेने वाले किसान थे। किसान ऐसे होते हैं कि कुछ तो बिजनेस के साथ खेती ले ले थोड़ी सी तो वो किसान हो जाता है। जी, हमारे पास खेती के अलावा और कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। खेती थी, मिडिल क्लास के जिसको किसान कहना चाहिए। हमारे पिताजी 5 भाई थे, जी, और उनके पास 5 भाई के पास मिला के लगभग 100 एकड़ के आसपास ज़मीन रही होगी। तो काम करवाने के लिए मजदूर भाई बहनों को बुलाना पड़ता था। उस समय मजदूरों के 2 तरह के मजदूर होते थे। एक होते थे हरवाहे, जिनको पहले कुछ पैसा एडवांस दे देते थे और बाद में वो हरवाही करते थे, मतलब वो फिर काम करते थे पहले। और एक होते थे चरवाहे। हम्म, जो चरवाहे ऐसे थे जो जो पशु घर के होते थे, उनको चराने का काम करते थे। तो हरवाहा एक और चरवाहा एक। तो बचपन में मैंने देखा कि हमारे घर भी जो हरवाहा रहता था और चरवाहा दिनों रात मेहनत करता था। तो सवेरे 6 बजे बुला लिया तो रात के 8 बजे तक वो लगातार काम करता था, और उसको मजदूरी मिलती थी केवल 2.5 पाई। पहले पैसे में मजदूरी नहीं मिलती थी, एक बर्तन से नाप कर मजदूरी दी जाती थी, जिसको कहते थे पाई या कुड़ा, और वो 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। सर्दी के दिनों में भी मैं देखता था छोटा बच्चा हर चरवाहा होता था। ये मैं बात बता रहा हूँ लगभग 60 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अब वो सर्दी में कांपता हुआ आ रहा है, हवाओं के कारण, सर्दी के कारण गाल आपने देखा होगा दरारें पड़ जाती थी, टिड़ जाते थे, पैरों में बीमारियाँ आ जाती थी। एक दिन बुद्धू नाम था, उसका नाम ही बुद्धू रखा हुआ था उस लड़के का। वो देर से आया, तो उसको हमारे चाचा जी ने बहुत डांटा, इतनी देर से आया है। और हमारी दादी माँ हमसे कह रही थी ठंड बहुत है, अभी बिस्तर में रजाई ओढ़ लो, रजाई ओढ़ लो। तो मन में बहुत वेदना हुई कि बुद्धू का क्या दोष है, ये देर से आ रहा है तो उसको डांट पड़ रही है, और मुझे मेरी दादी माँ कह रही कि नहीं रजाई ओढ़ लो। तो ये भेद पीड़ा देता था कि इनके साथ ऐसा कैसे होता। इसी पीड़ा ने धीरे धीरे जन्म दिया कि ये सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, और मजदूरी इनको मिलती है 2.5 पाई। ये मजदूरी कम है, मजदूरी ज़्यादा होनी चाहिए, और काम के भी घंटे कुछ तय होना चाहिए। तब तक मैं पढ़ने लगा बाद में, और मुझे पढ़ने भोपाल भी भेज दिया, और मेरी चेतना शुरू से थोड़ी सी विकसित थी कि कुछ करना चाहिए। बचपन से मैंने गीता जी पढ़ी थी, और लगा कि मानव जीवन केवल अपने लिए नहीं है या खाने पीने के लिए नहीं है, कुछ अच्छा करना चाहिए, उसी से भगवान खुश होते हैं। तो भगवान के दर्शन के लिए ज़रूरी कि हम कुछ अच्छा करें, ध्रुव जैसे बने, प्रहलाद जैसे बने। पहली चीज़ मेरे मन में आई कि इन मजदूरों को मजदूरी ठीक मिलना चाहिए, और इसलिए मैं 7वीं में पढ़ता था, 7th क्लास में उस समय पढ़ता था। मैंने छुट्टी के दिनों में गांव आया। मैं भोपाल से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव जैत है, और वहाँ आने के बाद मैंने मजदूरों को मंदिर पे बैठने की और कोई जगह होती नहीं थी गांव में, मंदिर पे बुला लो, या नर्मदा जी के किनारे गांव था, तो मैंने बुलाया। तो ज़्यादा सीरियस तो लिया नहीं, क्योंकि मेरी उम्र काफ़ी कम थी, 13 साल के लगभग। कुछ आए कुछ नहीं आए, लेकिन जो आए उनसे मैंने कहा कि भैया मजदूरी बहुत कम मिलती है, तो ये बढ़ना चाहिए। बोले बढ़ना तो चाहिए भैया, लेकिन बढ़ कैसे सकती है, वो तो इतनी देते हैं किसान।
तो मैंने कहा देखो, उसके लिए अपन को काम बंद करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए कि हमारी मजदूरी बढ़ाओ। तो उन्होंने कहा इससे क्या हो जाएगा? अपनी भाषा में कहा भैया जहाँ से मजदूरी बढ़ जाएगा। मैंने कहा काम बंद कर दोगे तो कौन सा काम करवाएंगे? ज़रूर जब काम नहीं करोगे तो इनका काम बिगड़ेगा, तो ये मजदूरी बढ़ाएंगे। तो फिर तय हो गया, कुछ लोग कन्विंस हुए कि ये काम बंद करते हैं, और मैंने कहा आंदोलन करेंगे। तो उनका आंदोलन कैसे करेंगे? तो उनका जुलूस निकालेंगे। उस समय गांव में बिजली वगैरह कुछ भी नहीं थी जी। हाँ, पेट्रोमैक्स हुआ करता था, हम गैस बत्ती बोलते थे। तो हमने एक गैस बत्ती जुगाड़ी, उसको जलाया, हवा भरते थे, मेंटल होता था। एक मजदूर ने सिर पे लिया और हम उनका जुलूस निकालेंगे। तो 25-26 लोग हम जुलूस में चले। 2.5 पाई नहीं 5 पाई लेंगे, नहीं तो काम बंद करेंगे। और जैसे ही वो जुलूस हमारा हमारे घर के पास पहुंचा, तो हमारे चाचा जी ने दरवाज़ा खोला और लाठी लेके आए कि आओ मैं देता हूँ 5 पाई मजदूरी। और जैसे ही वो चिल्लाए तो मजदूर तितर बितर हो गए, वो गैस बत्ती भी फेंक दी, भाग गए, और मैं पकड़ा गया। तो पकड़ने के बाद जो मेरे साथ हुआ होगा आप कल्पना कर सकते हैं। पिटाई हुई। पिटाई हुई, और पिटाई करके मुझे फिर भोपाल भेज दिया। हमारा पहला आंदोलन असफल हो गया, लेकिन मन में दर्द वहीं से पैदा हुआ कि नहीं, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। शिवराज जी, ये आपका पहला आंदोलन था मजदूरों के लिए। फिर आपने, और आप मुझे बता दीजिए अगर मैं गलत हूँ, फिर बहुत आंदोलन किए। एक आंदोलन आपने किसानों के लिए भोपाल में भी किया था, मध्य प्रदेश में भी किया था। देखिए, मैंने तो आंदोलन शुरू किया जब मैं एमएलए एमपी नहीं था। जी। तब मैंने, जो हमारे आदिवासी भाई बहन थे, जी उनका बहुत शोषण होता था। छोटी छोटी सी जमीन के टुकड़े थे उनके पास, जी। जी अंग्रेज जी। थे, वो लेके आए थे उनको जंगल काटने के लिए, कूप कटाई कहते थे लकड़ी, और वो वहीं खेती करने लगे। तो उनको, ये बचपन की बात है जब कांग्रेस का राज हुआ करता था, जब मैं 11th-12th में आ गया, 12th में आ गया था। तो उसके बाद उन गांव में फॉरेस्ट के लोग जाते थे, उनसे मुर्गा लाओ, बकरी लाओ, कई बार और भी कई तरह की चीज़ें करते थे। तो मैंने उनके लिए फिर आंदोलन किया कि गलत है। उनका भी लठ जुलूस हमने उस समय निकाला था, और ये तय किया था कि अगर अन्याय करेंगे तो सहन नहीं करेंगे। लठ मतलब लाठी, तो सहन नहीं करेंगे किसी भी कीमत पे। कि तब से आंदोलन का सिलसिला जो शुरू हुआ, तो फिर मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता बन गया, एबीवीपी। एबीवीपी। उसके पहले मैं संघ के संपर्क में इमरजेंसी के पहले ही आ गया था, और उसके बाद एक स्कूल का प्रेसिडेंट बना मैं, मॉडल स्कूल टीटी लगा। तो उस स्कूल के प्रेसिडेंट के तौर पर भी मैं सीधे जेपी मूवमेंट से जुड़ा था और विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। तो इमरजेंसी में जेल गया, और इमरजेंसी में जेल से निकलने के बाद फिर हमने छात्र आंदोलन किए कई अलग अलग चीज़ों को लेकर। उस समय तो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ जो जेपी मूवमेंट चला था, आपको पूरी जानकारी होगी, जी जी उसमें जी। शामिल हो गए। तो ऐसे आंदोलनों का सिलसिला जब शुरू हुआ, तो फिर छात्र आंदोलन, उसके बाद फिर मैं भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा है, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उसका काम मेरी तरफ आया। तो फिर यूथ के कई आंदोलन, एक आंदोलन हुआ था 8 अक्टूबर 1988 को, 7 अक्टूबर 1988 भोपाल में। जी वो युवाओं का तब तक का सबसे बड़ा आंदोलन था। मैं उस समय युवा मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष होता था। अर्जुन सिंह, स्वर्गीय अर्जुन सिंह उस समय मुख्यमंत्री हुआ जी करते जी थे मध्य प्रदेश के। तब हमने 1,13,000 नौजवानों ने ऑन रिकॉर्ड गिरफ्तारी दी थी, गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारियाँ। और उसके पहले एक मसाल यात्राएं निकाली थी, क्रांति मसाल यात्राएं। मध्य प्रदेश के 8 कोनों से मसाल लेके पैदल चले थे नौजवान, और वो 40-40 दिन चली थी एक एक यात्रा। उसके बाद परिणति हुई थी एक महा आंदोलन में, और तब से मैं मध्य प्रदेश में यूथ लीडर बन गया उस आंदोलन के बाद। तो आंदोलनों का सिलसिला तो तब से चला। तो फिर बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते कई किसान आंदोलन भी किए, जन जी। आंदोलन भी किए, करते 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 करते। शिवराज सिंह चौहान अगर आज की डेट में होते तो क्या उनको आंदोलन जीवी कहा जाता? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र में सबका अधिकार है। जी आंदोलन ठीक मुद्दों को लेके अगर किया जाता है तो ये जनता का हक है, अधिकार है। इतना है कि बापू ने जो तरीके बताए आंदोलन के, मैं समझता हूँ लोकतंत्र में वही तरीके सही है। तो सही तरीके से आंदोलन अगर होता है, सही मुद्दों के लिए होता है, तो आंदोलन जनता की आवाज़ होता है।
एक दुविधा देखते हैं आप शिवराज जी, क्योंकि आप खुद इतने आंदोलन किए और यहाँ तक पहुँचे, आज कृषि मंत्री हैं, किसानों ने अपना आंदोलन किया और वो आपको भी पता है उस पे कितनी टिप्पणी हुई। नहीं, देखिए, मैंने कहा कि जायज मांगों के लिए अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीका कहें, जी, जी। उससे आंदोलन आंदोलन को कोई कोई भी गलत नहीं मानता। लोकतंत्र में कई बार अपनी बात कहनी पड़ती जनता को, लेकिन आंदोलन के पीछे मकसद अगर गलत हो, कहने को तो आंदोलन है लेकिन पीछे कुछ और है, तो वो चीज़ ठीक नहीं मानी जाती और वो ठीक भी नहीं। शिवराज जी, सबसे बचपन में, क्योंकि शुरू से ही आप सोशल सर्विस, पॉलिटिकली इंक्लाइंड रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपको किसका रहा है? आपके फैमिली में किसी का रहा, या आपने कोई नेता आपने आइडियलाइज किए, तो किसको मानते थे बचपन में? देखिए, मैंने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसका रहा? बचपन से मैंने पढ़ी गीता जी, कोशिश की मैंने पढ़ने की। मेरे दादाजी का स्वर्गवास हुआ था तो गीता जी की प्रतियाँ ब्राह्म जो जो कर्मकांड करते हैं हमारे पंडित ब्राह्मण, उनको देते थे, तो उनमें कई चीज़ों में से गीता जी की प्रति भी थी। तो गीता जी पढ़ने से मुझे लगा कि मानव जीवन सफल और सार्थक करना चाहिए। फिर मैंने पढ़ा स्वामी विवेकानंद जी को। जी। स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं जो तुम ना कर सको। ये ऊर्जा देता है अंदर के, नहीं करना चाहिए, हम कर सकते हैं, हम केवल दीनहीन नहीं हैं। वहाँ से सफ़र शुरू हुआ मेरा। जी। माँ और पिताजी मुझे हर अच्छे काम में प्रेरित करते थे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो बहुत पढ़े लिखे थे या बहुत दिशा देते थे, लेकिन प्रेरित करते थे कि अच्छा काम करते रहो। नर्मदा मैया को भी हम माँ मानते हैं, उनकी गोद में हम बचपन से खेले। लेकिन जैसे जैसे चेतना विकसित हुई, कई बड़े लोगों के सानिध्य में और संपर्क में आने का सौभाग्य मिला। उनमें से एक स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे, जिनका भाषण नहीं आचरण बोलता था, उनसे कई चीज़ें सीखने को मिली। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी जी जैसे लोग, जो मध्य प्रदेश में उस समय राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे, कुछ चीज़ें उनसे सीखी। फिर मेरा सौभाग्य रहा कि मैं अटल जी के संपर्क में आया। विदिशा में लोकसभा का चुनाव में लड़ा तो निकट संपर्क में आया उनके बाद। तो कई चीज़ें स्वर्गीय अटल जी से सीखने का सौभाग्य मिला। कोई वाकया याद है उनके साथ? नहीं, एक नहीं, अनेकों वाकया ऐसे हैं, एक सुनाइए, जो हमको प्रेरित करने का काम करते हैं। मैं एक ही घटना सुनाऊंगा। जी। मैं बन गया विदिशा से सांसद। जी। मुझसे पहले सांसद थे अटल जी, उन्हें इस्तीफा दिया, 2 जगह से चुन लिए गए थे। अब मैं सांसद नया नया बना था, उसी समय गंजवासौदा मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, एक नगर है। अब पंजाब मेल एक ट्रेन थी, उसका स्टॉपेज बंद हो गया। अब वो लोगों के लिए बहुत उपयोगी थी। तो जब मैं गया गंजवासौदा तो फिर मुझे लोगों ने कहा कि ट्रेन तो रुकनी चाहिए, इसका पहले स्टाफ था, बड़ी असुविधा हो रही है। अब मैंने उस समय स्वर्गीय जाफ़र शरीफ साहब रेल मंत्री हुआ करते थे, तो मैंने कोशिश की उनसे मिल के रेल रुकवाने की, कि साहब वो रोक दें, स्टाफ ख़त्म हो गया। मेरी बात उनने गंभीरता से ली नहीं जी। ट्रेन रुकी नहीं। अब मुझे समझ में नहीं आया कि गंजवासौदा की जनता की समस्या हल करने के लिए क्या करूं, तो मुझे अटल जी याद आए। मैं सीधे अटल जी के पास पहुंच गया। पार्लियामेंट में थे, उनका कक्ष था, और मैंने संकोच मतलब सकुचाते हुए कहा, कहेंगे बड़ी ट्रेन के स्टाफ के लिए मेरे पास आया है, लेकिन मैंने कहा कि भाई साहब, ट्रेन का स्टाफ बंद हो गया, जनता बहुत परेशान है। और मैंने जाफ़र शरीफ साहब से कहा, वो रुकी नहीं। मैंने कहा कि आप अगर उनसे कह देंगे तो वो रुक जाएगी। अटल जी ने कहा कि उनके सहयोगी को लगा, जरा फ़ोन
जाफ़र शरीफ साहब है क्या। मुझे लगा कि वो फ़ोन पे कहेंगे, लेकिन जिसने फ़ोन लगाया उसने कहा कि हैं जाफ़र शरीफ साहब। तो कहा उनसे कह दो मैं आ रहा हूँ, और मुझे साथ लेके गए। वो कहते तो मुझे विदिशा पति, आइए विदिशा पति। मैंने कहा कहाँ भाई साहब, अरे बोले चलते हैं। तो मुझे साथ में पैदल लेके दूसरी मंजिल पर शायद जाफ़र शरीफ साहब का पार्लियामेंट में, पुराना जो पार्लियामेंट का भवन है उसमें कमरा था। हम दोनों गए वहाँ, और जाफ़र शरीफ एकदम आदर सहित आए। अरे अटल जी आप आए कैसे, आप तो वैसे ही बता देते। तो उनका नहीं बहुत ज़रूरी काम था। बोले बताइए। बोले पंजाब मेल का स्टाफ गंजवा सौदा में खोला है। तो जाफ़र साहब ने, शरीफ साहब ने तुरंत वहीं से निर्देश दिए कि पंजाब मेल का स्टाफ होगा, और स्टाफ हो गया। अब ये आप घटना देखिए, अटल जी अनदेखी भी कर सकते थे। अटल जी कहते ठीक है मैं बोल दूंगा, अटल जी फ़ोन कर देते। लेकिन मैं उनके पास गया और मैंने वहाँ की जनता का दर्द बताया, तो साथ उठ के चल देना और स्टाफ करवा देना, ये मैं समझता हूँ कि महामानव ही सोच सकता है। मेरे पास अगर आज कोई अभी आए तो मैं कहूँगा मैं फ़ोन कर देता हूँ। ऐसे एक नहीं, कई घटनाएं उनके जीवन की है, और मुझे लगा कि किसी के भी काम को कितनी गंभीरता से लेना चाहिए, किसी भी काम को। लेकिन उसके बाद जो अडवाणी जी के संपर्क में आया, उन्होंने बहुत, क्योंकि जब हमारी रिसर्च टीम ने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि देखिए ये पूछेगा, अडवाणी जी ने आपके लिए ऐसे शब्द यूज़ किए हैं जो बहुत कम नेताओं के लिए यूज़ किए हैं। मैं अडवाणी जी की भी एक घटना बताता हूँ। मैं सांसद बन गया था, उनने मुझे, उस समय ये फ़ोन मोबाइल नहीं थे, बाकी कुछ नहीं थे, ट्रंकाल लगाते थे। मैं जी, अपने जी, जी। क्षेत्र में दौरे पे था, तो वहीं उनका खबर आई कि अडवाणी जी बात करना चाहते हैं। तो भोपाल किया होगा, मैं भोपाल में था नहीं। तो एक दुकान पे बैठ के हमने वो ट्रंकाल लगाया, और फिर अडवाणी जी से बात हुई। तो संक्षिप्त उन्होंने कहा कि आप दिल्ली आ जाइए आप। तो मैंने कहा साहब कोई बात। बोले नहीं आप आ जाइए दिल्ली, कब आएंगे आप। और मैं फिर दिल्ली आया, अडवाणी जी ने बुलाया, पता नहीं क्या बात। मैं पहुंचा वो घर, तो उन्होंने मुझे कहा आपको अमेरिका जाना है। तो मैंने कहा क्यों भाई साहब, अमेरिका जाके मैं क्या करूँगा। बोले नहीं, वो 2 यूथ लीडर हमको वहाँ भेजने हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से एक देश से 2 बुलाते हैं। तो कांग्रेस उस समय रूलिंग पार्टी थी और बीजेपी अपोजिशन पार्टी थी। बोले हमने तय किया है कि आप जाएं। मैंने कहा भाई साहब किसी और को भेजो, मैं गांव का रहने वाला, कहाँ अमेरिका बमेरिका। बोले नहीं जाना है। और उसके बाद उनने फार्म उठाया जो भरना था कुछ, उनने खुद मेरा नाम अपने हाथ से लिखा और मुझसे पूछते गए फलाना क्या है, मैं बताता गया और वो भरते गए। मैं सोच नहीं पाया उस समय, मतलब मैं ये भी नहीं कह पाया कि मैं भर लूँगा, मैं भर दूँगा। और उनने मुझे सीधे, कभी मैंने न कहा न सोचा, लेकिन जिस स्नेह से उनने भरा, एक उस समय वो हमारे लिए सबसे, अटल जी अडवाणी जी सबसे बड़े नेता हमारे। तो इतने स्नेहपूर्ण व्यवहार एक नेता का, फिर संगठन का कौशल, और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलख उनने जगाई वो अद्भुत थी। तो उनके संपर्क में आने का सौभाग्य मिला जी। उनसे भी कई चीज़ें सीखी। लेकिन मैं कई वर्षों से काम कर रहा हूँ आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। उनसे सबसे पहले कब मिले आप मोदी जी उनसे से? सबसे पहले मैं मिला, वैसे दूर से सुना था, देखा था, लेकिन पहली बार जब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, 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 जी। एकता यात्रा उनकी निकलनी थी, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना था, और वो यात्रा शुरू हुई थी, आपको ध्यान होगा 1991-92 की बात है। उस समय मैं सांसद चुन के ही आया था उस समय। तो मुझे एक दिन बुलाया गया और मुझे कहा कि केसरिया वाहिनी बन रही है डॉक्टर जोशी की यात्रा से यूथ को जोड़ने के लिए, जी। तो आप उस केसरिया वाहिनी के संयोजक, आपको काम करना है, पूरे देश में जाना है। और उस यात्रा के प्रभारी थे आदरणीय मोदी जी।
पहली बार मैंने मोदी जी को तब देखा। और जब बैठक में मैं गया, एकता यात्रा की तैयारी की बैठकें होती थी, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। उनके पास इतने आइडियाज होते थे लोगों को जोड़ने के यात्रा से। उस समय संगठनात्मक काम देख रहे थे जी जी जी। तो लोगों को यात्रा से कैसे जोड़ें, उनके दिमाग में आया कि एक यात्रा को उप यात्रा लेके आए लोग, अलग अलग जगह से लोग चलें, फिर इस यात्रा से जुड़े, अलग अलग तरह के कई आइडिया, वो विस्तार हो जाएगा बहुत। तो मुझे लगा कि यार ये अद्भुत आदमी है, इतने तरह के आइडियाज जोड़ने के बताते हैं। और तब से जो मैं संपर्क में आया तो फिर अनेकों प्रसंग आए। जब मैं युवा मोर्चे का काम मेरी तरफ आया, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चे का बना मैं, तब वो प्रभारी थे भारतीय जनता युवा मोर्चे के, पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महामंत्री के नाते। तो उस समय मैंने यूथ को कैसे प्रेरित करना, कैसे दिशा दिखाना, कैसे बड़े लक्ष्य से जोड़ना, ये मैंने मोदी जी से सीखा। और उसके बाद तो फिर बाद में वो गुजरात का भूकंप आया जी। उस समय मैंने उनकी तड़फ देखी। मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था और हम लोग एक टीम लेके गए थे भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए। भारतीय जनता युवा मोर्चे की यूथ की एक टीम गई थी, तो वो भी घूम रहे थे उस इलाके में। तब उनके दिल में दर्द देखा भूकंप पीड़ितों की सेवा का, और गुजरात को, उस हिस्से को जो तहस नहस हो गया था, फिर से कैसे हम खड़ा करें उसका। और बाद में उन्होंने जिस ढंग से पुनर्निर्माण किया कच्छ का, भुज का विशेषकर पूरे अंजार और वो पूरा, जी। वो अद्भुत था सचमुच में। वो एक तड़फ वाला विजनरी लीडर ही कर सकता था। और उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, केवल डिजास्टर आने के बाद नहीं हम संभले, वो सरकारों के काम का अंग बन जाए। ये राज्य सरकारों उन्होंने से प्रधानमंत्री बनने के बाद भी डिजास्टर मैनेजमेंट की पहले व्यवस्था करो। और आपने बाद में देखा कि साइक्लोन जैसी कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं आई, लेकिन जाने नहीं गई, हम सबको सुरक्षित निकाल लाए। नहीं तो एक जमाना था कितने लोग मारे जाते थे। तो तब से लेके आज तक बात लंबी हो जाएगी, लेकिन कई चीज़ें मैं लगातार सीखता रहा। एक उनका विजन मैं मानता हूं कि भारत के लिए वरदान है। हर चीज़ के बारे में डिटेल और एडवांस प्लानिंग जो करते हैं। अब आप एक ही विजन देख लीजिए, विकसित भारत 2047 की कौन सोचता है? कल की सोचेंगे हम, परसों की सोचेंगे, 4 साल की सोचेंगे अब, या 5 साल की सोचेंगे। लेकिन डिटेल और एडवांस प्लानिंग 2047 में भारत कैसे होगा, उसके लिए प्रेरित करना, और ये तड़फपन में कि नहीं इसके लिए क्या किया जा सकता है, करो। और मंत्रियों को कहना, सांसदों को कहना कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। और फिर एक आदमी इतना सोच सकता है हर चीज़ को, चाहे वो इंफ्रा का सवाल हो, एक तरफ हाँ इंफ्रा का हो, खेती बाड़ी का हो, महिला सशक्तिकरण का हो, बच्चों को ठीक दिशा में ले जाने का हो, योगा करके स्वस्थ रहे लोग, फिट इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो। हाँ मैं तो करता ही हूँ, लेकिन इतनी नहीं कि तेल ज़्यादा मत खाओ, इसकी भी चिंता जो करे कि कितना तेल खा रहे हैं, और इतना तेल खाने से शरीर को ये नुकसान हो सकता है। कौन प्रधानमंत्री ये सोचता है? तो सचमुच में मुख्यमंत्री के रूप में भी उनके साथ में जब मुख्यमंत्री था काम किया, तब इश्यूज को रिजॉल्व करना, और विशेषकर सरदार सरोवर बांध बन जाए और पानी गुजरात को मिले लेकिन मध्य प्रदेश को भी बिजली मिल जाए। हम दोनों ने साथ काम किया और कोशिश की कि कैसे इस इशू को रिजॉल्व करें, जिससे पानी बह के समुद्र में ना जाए, खेतों में पहुंच जाए और सूखे कंठों की प्यास बुझाए। तब से लेके आज प्रधानमंत्री के रूप में वो हैं और मंत्री के नाते काम करने का मौका मिला। तो ये सौभाग्य है, इतने पहलू है विविध कि हम घंटों सुना सकते हैं। शिवराज जी, आपने बात की कि आपको यूथ लीडर के तौर पे अमेरिका भेजा गया था। कांग्रेस से कौन थे? कांग्रेस से युवराज भदौरिया थे, जाना था ममता बनर्जी जी को उस समय। अच्छा। लेकिन किसी कारण मुझे बताया कि ममता जी, क्योंकि मेरे मन में भी उत्सुकता थी कि अगर यूएसए जा रहे हैं तो जा कौन रहे हैं वहाँ से, और मन में ये भाव था कि वहाँ जाएंगे तो बीजेपी कांग्रेस नहीं, एक है, हम देश का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये भाव मन में था कि वहाँ तो भारत बोलेगा। जी जी जी। तो पता चला ममता जी नहीं, युवराज भदौरिया करके थे, वो गए थे। तो उनसे मेरी भेंट फिर अमेरिका में हुई थी।
पर आपका ये जो आप कहते हैं कि अगर बाहर जा रहे हैं तो एक हैं देश, ये आपका काफ़ी टाइम से यही भाव रहा है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो एक टाइम्स मैगज़ीन ने एक उन पे आर्टिकल किया था, इनइफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर। और आप एक मात्र 2-3 नेता थे जिन्होंने बाहर आकर साफ उनको डिफेंड किया और कहा ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब हम नहीं मानते। मुझे याद है अच्छी तरह, मैं मुख्यमंत्री के तौर पे अमेरिका में था, वाशिंगटन डीसी में था मैं, और वहाँ प्रेस से एक इन्वेस्टर से वाला कार्यक्रम था हमारा निवेश के लिए। उसके बाद प्रेस के लोग आ गए थे, उनने मुझे ये कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर हैं। जी, अंडर अचीवर हैं क्या? अंडर अचीवर शब्द इस्तेमाल किया था। तो मैंने कहा कि वो व्यक्ति मनमोहन सिंह नहीं है, वो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, और भारत का प्रधानमंत्री कभी अंडर अचीवर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय मुझे केवल भारत दिख रहा था, अपना देश और अपने देश के प्रधानमंत्री। दुनिया में मैं अपने प्रधानमंत्री की आलोचना कभी सहन नहीं कर सकता। पर शिवराज जी, आप कहते हैं ना जो ओल्ड स्कूल लीडर्स होते हैं, ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियंस हैं, आप उनमें से एक गिने चुने पॉलिटिशियन हैं शिवराज जी, जो एक्सेप्टेबिलिटी क्रॉस पार्टी लाइन है। क्योंकि आजकल एक तो बहुत ज़्यादा एनिमोसिटी सी हो गई है, सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। पर अगर हम कांग्रेस के नेताओं से बात करें, अगर हम टीएमसी के नेताओं से बात करें, अगर हम समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात करें, सब आपको बहुत मानते हैं। देखिए, जो हमारा मूल सोच है भारतीय जनता पार्टी का, भी मैं कहता हूँ लोकतंत्र में हम दुश्मन नहीं है एक दूसरे के। विचारों का अंतर हो सकता है, और विचारों के अंतर के लिए हम चुनाव में लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ, लेकिन चुनाव के अलावा हम दुश्मन नहीं हैं। हम सब भारत माँ के लाल हैं, तो हम अपने अपने विचारधारा के हिसाब से काम करेंगे, लेकिन राजनीति में हम दुश्मन नहीं हैं। ये मूल सोच भारतीय लोकतंत्र का है, मैं ये मानता हूँ, और इसलिए लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, तो सबका आदर करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है। और आप देखिए, जो आपने देखा होगा पहले केवल एक ही प्रधानमंत्री जी के नाम पे पूरा संग्रहालय बना था जी, उन्होंने हर प्रधानमंत्री के योगदान को स्वीकार करते हुए उसको पीएम का संग्रहालय बना दिया। और आप कई ऐसे महापुरुष आप देखिए जिनको इतिहास ने उचित सम्मान नहीं दिया, नहीं देने दिया, उन सबको सम्मानित करने का काम इस सरकार में हुआ। तो हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र का मूल सोच है कि हम दुश्मन नहीं हैं जी। अपने अपने विचारों पर दृढ़ रहते हुए हम देश के लिए काम करेंगे। चलिए एक सवाल करती हूँ थोड़ा पॉलिटिक्स से अवे, फिर पॉलिटिक्स पे आते हैं। आप अनवाइंड कैसे करते हैं, रिलैक्स कैसे करते हैं? मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं? देखिए, मैं जब सफ़र करता हूँ रोड से, जी मैं बाय रोड काफ़ी जाता हूँ, जी जी जी। तो मुझे गाने सुनना अच्छे लगते हैं। और गानों में दोनों तीनों तरह के होते हैं। एक जो पुरानी फिल्में और विशेषकर लता जी के गीत, ऐसा लगता है कि भगवान ने लता जी जैसी हस्ती शायद युगों में ही पैदा की होगी, इस धरती पर आई। मुकेश के गाने, मुकेश जी के गाने हों, कुछ गाने किशोर जी के या मन्ना डे के गाने, तो ये प्लेलिस्ट है आपका। अब वो ऐसे गाने, ओरी चुनरिया, आत्मा तेरी, मैल है माया जाल। आपके बच्चों को पसंद है ये गाने जब आप जाते हैं, या अब वो कहते हैं थोड़ा नया लगाइए? बच्चों को थोड़े नए गाने पसंद होंगे, जी। लेकिन मुझे पुराने अर्थपूर्ण गाने अच्छे लगते हैं। जी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों से चल के मिलेंगे साए बाहर के, या दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, उस तरह के फिलासफर। मतलब अलग अलग तरह के जो ऐसे गाने होते हैं। और एक गाना और मुझे बहुत पुराना है, लेकिन वो भी कई बार बहुत अच्छा लगता है। वहाँ कौन है तेरा, गाते हैं आप? मुसाफिर जाएगा कहाँ, गाते दम हैं? ले ले घड़ी भर, ये ठिया पाएगा कहाँ। आपका फेस से पता चल गया आपको म्यूजिक का शौक है। एकदम से आपका पूरा फेस बदल गया जब आपने गानों की बात करने की और शुरू भजन भी अच्छे लगते हैं मुझे, विशेषकर कबीरदास जी के अगर वो लगा लो आप, जी तो अर्थपूर्ण चीज़ें।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुत करेगा कब। तो प्लेलिस्ट से एक नहीं आपके, एक, जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं बोर नहीं हो जाती क्या? पापा ये कैसे गाने लगा रखे इतने पुराने वाले, नया सुना करिए थोड़ा। हमारा, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और भगवान की कृपा मानता हूँ कि परिवार ऐसा है जो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ उसी रास्ते पे चलना बेहतर मानता है। मेरे 2 बेटे हैं और मेरी धर्मपत्नी, जो मैं मानता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि हमको स्त्री का आदर करना चाहिए, महिलाओं का, बहनों का और पत्नी का भी आदर करना चाहिए। तो अपने यहाँ तो जो कल्पना है वो अर्धनारीश्वर की है, पूरक होते हैं पति और पत्नी। कई बार लोगों का दृष्टिकोण अलग ढंग का होता है, औरत है ये तो, लेकिन मैं मानता हूँ कि नारी की गरिमा का सम्मान होना चाहिए और मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार ऐसा है जो मेरा पूरक है। हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। मेरे बेटे के जब दोनों बेटों का जन्म हुआ तो गोद में लेके मैंने जन्म के समय उनके कान में गायत्री मंत्र कहा था, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और भगवान से प्रार्थना की थी कि इनको सद्बुद्धि देना, सन्मार्ग पर चलाना। और ईश्वर की कृपा है कि तो कई बार सार्वजनिक जीवन में परिवार ही दिक्कत पैदा कर देता है, लेकिन मैं परम संतुष्ट और सौभाग्यशाली। सच बात है शिवराज जी कि आप शादी नहीं करना चाहते थे कभी? ये पहले मेरे मन में था। क्यों? पहले मेरे मन में था, जब मैं पढ़ता था तो मुझे लगता था कि पूरे जीवन दिन रात अकेले ही काम किया जाए। लेकिन जब मैं 90 में विधायक बन गया जी, विधायक बनने के बाद फिर मन में ये भाव आया और मुझे कहा भी गया, पटवा जी और जैसे कई नेता मिले, बातचीत चर्चा हुई, तो फिर मुझे भी लगा कि सार्वजनिक जीवन में, राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद फिर मुझे विवाह करके काम करना चाहिए। मेरे व्यक्तिगत विचार है, हर एक के अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो मैंने अपना परिवार। पर ये भी मैंने पढ़ा है कि आपकी लव मैरिज थी, आपकी अरेंज मैरिज नहीं थी। नहीं, ये गलत अरेंज है। थी? लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। बाकायदा पहले पिताजी, अच्छा। बहन सब गए थे, देख के आए थे और फिर मुझे कहा कि अच्छा परिवार है। हाँ, शादी के बाद मैंने प्यार किया, लव किया फिर मैंने, लेकिन शादी के पहले नहीं किया कभी। पहले नहीं किया था। चलिए, पर आपकी जो वाइफ है उनके बारे में भी बहुत लिखा जाता है कि आप पे काफ़ी इन्फ्लुएंस है उनका पॉजिटिवली। आपको कैसे उनको गेज करेंगे, क्योंकि एक एनिग्मा सी है आपकी वाइफ, बहुत नहीं, बात होती है उनकी। देखिए, सीधे उनका काम है अपने पति के पीछे खड़ा रहना, वो अपनी ज़िंदगी का मकसद मानती है। तो घर पूरा संभालना, पूजा पाठ करना, सवेरे वो 6 बजे से उठ के स्नान करके वो पूजा में लगती है, तो सवेरे 7 साढ़े 7 से लेकर 10 बजे तक तो पूजा ही करती रहती है और घर को पूरी तरह से संभालना, घर आने जाने वालों का आदर करना, कॉन्स्टेंसी के लोगों से मिलना जुलना। अब मैं आज बन गया मंत्री केंद्रीय, देश भर में घूम रहा हूँ, कार्यकर्ता घर आते हैं मिलने भोपाल में, तो हम ऑफिस में तो मिलने की व्यवस्था रखते ही हैं। कई बार हमारे इतने इन्फॉर्म के पूरा क्षेत्र परिवार है, जी जी तो वो भी मिलती हैं, भाभी जी लोग सब जी, करते भाभी हैं। जी कहती हूँ। हाँ, तो पॉलिटिकल एडवाइस देती हैं नहीं, आपको? नेवर, तो कोई इंटरफेरेंस नहीं है जो कोई पूरे, सवाल ही कुछ नहीं नहीं, है? ना कभी पॉलिटिकल एडवाइस, ना इंटरफेरेंस, कुछ नहीं। कुछ नहीं। लेकिन जब मैं धार्मिक यात्रा कहीं जाता हूँ, या तो मैं और वो साथ जाते हैं, या फिर हम चुनाव के समय कोई अभियान चलाते थे जिसमें दिनों रात घूमना है, तो मेरा भोजन समय पे हो जाए, मुझे नाश्ता मिल जाए, मैं ठीक रहूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है इसलिए उनका। वो फिर मेरे साथ चल देती थी। तो कुल मिला के वो, उनके जीवन का ध्येय है केवल मैं ठीक से काम कर पाऊँ। कोई राजनीतिक इंटरफेरेंस कभी नहीं किया, बल्कि मेरे कारण उनने कई तरह की बातें सही। लेकिन सचमुच में एक भारतीय नारी है जो अपने पति के लिए सब कुछ समर्पित करती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा पति अच्छा काम करता रहे। आपकी एक ब्लेस्ड कहते हैं, टचवुड, ब्लेस्ड फैमिली लाइफ है। आपके 2 लड़के हैं। एक जो वीडियो आया था आपके, आई थिंक कार्तिकेय की शादी में, जो आपने एक परफॉर्मेंस किया था अपनी वाइफ के साथ, वो किसका आइडिया था?
आइडिया नहीं, ये देखिए मैंने हर चीज़ जो की, हाँ, मैं जनता की सेवा में जुटता हूँ तो दिन और रात काम करता हूँ। फुल 100% देते हैं। पूरी, मैं कहीं पैदल चल रहा हूँ, कीचड़ में जाना हो, लोगों में घुसना हो, सबको गले लगाता हूँ, प्यार करता हूँ। सही कह रहे मुझे उसके बिना चैन ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो ही अपने सब कुछ है। हैं। जी, लेकिन मैंने ये भी माना कि भाई परिवार है और शादी है बच्चों की, तो शादी भी पूरी परंपरागत तरीके से होनी चाहिए, और इसलिए मैंने एक एक परंपरा का निर्वाह किया। जी, मैंने अपने पूर्वजों को इनवाइट करने की एक परंपरा हमारे परिवार में है। जब विवाह के पहले एक कार्यक्रम होता है जिसमें मिट्टी खोद के परिवार के लोग लाते हैं, उसका एक माय बनाते हैं, जी, वहाँ एक छोटी सी हाथ से नसैनी बनाते हैं लकड़ी की, और ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में लगाई है ताकि पूर्वज उतर सके। जी, जी, और वहाँ एक एक पूर्वज का नाम लेके पीले चावल डालते हैं और फिर गाते हैं कि फलाने जी, दादाजी फलाने जी पधारिए, जी, 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 पधारिए। तो मैंने तो 20 पीढ़ियों को बुलाया, बुलाया। एक एक करके, क्योंकि ये हमारे परिवार की परंपरा है, और परंपरा का निर्वाह के पीछे भी तर्क भी है और विज्ञान भी है, जिनके कारण आपका अस्तित्व है। जी, जी, जी। 20 पीढ़ी पहले के भी आप क्यों याद न करो, तो कैसे वो मंगल के परफॉर्म अवसर पर, तो मैं इसको ये नहीं मानता अगर ये क्या है आज के ज़माने में। पर मेरी नहीं तो आंखों में जब मैंने मेरी माँ का नाम लिया तो आंसू आ गए कि माँ पधारो, शादी है। तो ये मैंने तय किया कि मैं पूरी परंपराओं का निर्वाह करूँगा। शादी में भी मैं इतना बड़ा वीआईपी हूँ कि मैं तो हिल डुल नहीं सकता, बेटी की शादी बहुत नाचूंगा। बढ़िया नाचे और बहुत अच्छा नाचे। पर परफॉर्मेंस में प्रैक्टिस में कितना टाइम लगा आपको? नहीं, मैंने प्रैक्टिस नहीं क्या की बात कर बिल्कुल रहे हैं? भी। वो मैंने नहीं की? मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की, मेरी धर्मपत्नी ने की, वो ही पकड़ती रहती थी, ये गाना गाना है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पर नहीं, बहुत बढ़िया था और लेकिन अच्छा मैंने है। हर परंपरा का निर्वाह किया। ये वीआईपीपन कहीं नहीं है, हम सामान्य व्यक्ति हैं। जी, शादी हो रही तो हर बाप लड़के की अपनी शादी है, बेटी क्यों की नहीं शादी में नाचेंगे? नाचता है, हम भी नाचे, उसमें क्या दिक्कत। और बहुत वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और कहते हैं एक ह्यूमन टच जो देता है नेताओं को, उसने दिया। क्योंकि आपका परिवार है, खुशी का मौका है और वो वीडियो जम के वायरल हुआ है, इतने लोगों ने देखा, मैंने खुद देखा, मुझे लगा पता नहीं कितनी प्रैक्टिस की होगी इसके लिए। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ अपने साथी कार्यकर्ताओं से, भाई शादी अगर की है तो बच्चों का ध्यान रखो। कई बार अति व्यस्तता में हम बच्चों को वो प्यार और बिल्कुल समय नहीं देते, उसके कारण वो फिर उनका दोष नहीं रहता। फिर वो कई बार जैसी संगत में आते हैं, अच्छी में आते हैं तो अच्छी दिशा, और कहीं भगवान ना करे तो फिर मुझे लगता है कि अगर आपने विवाह किया है तो आपको जीवन में संतुलन बनाना चाहिए। मैं दिनों रात काम करता हूँ आज भी, लेकिन मौका मिलते ही मैं कम से कम चाय पी लूँगा या भोजन कर लूँगा उनके साथ। ऐसा होता है कि हफ्ते में एक बार फैमिली को इकट्ठा होना पड़े, क्योंकि आपका तो बहुत बिजी शेड्यूल रहता होगा। कई बार नहीं होता, लेकिन मैं प्लान ये करता हूँ कि 15 दिन में एक बार तो हम साथ बैठ के खाना खाएं, और वो टाइम हम निकाल ही लेते हैं। मेरा परिवार भोपाल में रहता है, जी, क्योंकि खेती बाड़ी जो भी है बाकी सब, यार बच्चों ने डेयरी का काम शुरू किया है तो वो भी भोपाल के पास विदिशा मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही है, तो उनको वहीं रहना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि 15 दिन में कम से कम ऐसा समय निकाल लें जब हम रात का भोजन साथ करें और फिर बात भी कर लें सब तरह, या सवेरे उठ के साथ चाय पी लें। कई बार हम ये करते हैं कि सवेरे बैठते हैं, चाय पीते हैं, फिर मैं मेरे काम पे, तुम तुम्हारे काम पे। चलिए पर्सनल से पॉलिटिक्स में आते हैं वापस। शिवराज जी, आपका एक बहुत लॉन्ग इलस्ट्रियस करियर रहा है। अगर आप 6 बार एमएलए रह चुके हैं, 6 बार एमपी रह चुके हैं, सबसे टफेस्ट चुनाव, सबसे मुश्किल चुनाव कौन सा रहा है? मैं आपको सही बताऊं, चुनाव कभी मेरे लिए टफेस्ट रहा ही नहीं। चुनाव मेरे लिए आनंद और उत्सव होता है। सही में? मैं खुद चुनाव लड़ता हूं तो कभी मैं मैं तो कई बार मेरे क्षेत्र में ही नहीं गया पूरे चुनाव में। मैं जितनी बार विधायक का चुनाव लड़ा, जी, पहले चुनाव को छोड़ के, चीफ मिनिस्टर रहते हुए मैं कभी अपने क्षेत्र में गया ही नहीं। अभी भी जब ये लोकसभा का चुनाव मैंने लड़ा तो मैंने थोड़ी लड़ा, जनता ने लड़ा। मैं कहीं से भी निकल गया, पैसे लेके दौड़ती थी, 10 रुपया ले लो भैया चुनाव के लिए। अब आज ये सौभाग्य है कि गांव की भोली भाली मेरी गरीब बहन मजदूरी करने वाली, वो भी आंखों में आंसू लिए आए कि भैया ये चुनाव के लिए पैसा। जो आपने महिलाओं के लिए किया उस पे चुनाव आएंगे। मेरे लिए कभी कोई भी भी टफ नहीं रहा। कोई भी चुनाव, मैं तो हमेशा मेरा मार्जिन देख लीजिए आप। पर शिवराज जी, चलिए वापस लेके जाते हैं, 2000 अर्ली 2000s में जाते हैं। तब आपको दिल्ली से भेजा गया। 2 साल में 3 चीफ मिनिस्टर, या 5 साल में 3 चीफ मिनिस्टर हो गए थे मध्य प्रदेश के। उमा भारती थी, फिर गौर साहब थे, फिर आप आए। तब
आपको अगर याद हो, जो आपके ओपोनेंट थे दिग्विजय सिंह, उन्होंने बोला था ये पप्पू भी नहीं चलेगा। सही बात है? हाँ, उस समय तो कई लोगों ने कहा होगा, दिग्विजय जी ने भी कहा था। दिग्विजय से वैसे आपके कैसे रिश्ते थे? व्यक्तिगत रिश्ते मेरे सबके साथ अच्छे हैं, हुँ। दिग्विजय सिंह जी के साथ भी अच्छे हैं। व्यक्तिगत द्वेष मेरा किसी से मैं कभी नहीं रखता, उधर रखते हो तो रखते कभी हो। आके उन्होंने वापस लिया कि भाई हमने गलती कर दी, पप्पू आपको बुलाया, आप तो सबसे नहीं, अब वो लॉन्गेस्ट उसकी मैं सर्विंग सीएम परवाह हो नहीं गए करता, हैं। लोग कौन क्या कहते हैं। देखिए, मैं बाहरी जगत में क्या होता है और कौन मुझे क्या कह रहा है, इसका मेरे मन पे असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना काम कर रहा हूँ। अब वो राजनीतिक रूप से हमारे विरोधी है, तो उनको मेरी आलोचना करनी पड़ेगी, गाली देना पड़ेगा, आरोप लगाना पड़ेगा। लगाए लोगों ने घटिया और वैसे आरोप भी लगाए जिसमें के, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनकी मजबूरी थी। वो अगर मेरी प्रशंसा करते तो लड़ते कैसे नहीं जनता के लिए, तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। वैसे अगर पॉलिटिक्स के परे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं? देखिए, रिलेशन मतलब कोई मेरी ऐसी मित्रता है नहीं है नहीं। घनिष्ठ, मिलना भी हाँ, नहीं होता, कई वर्षों तक नहीं होता, लेकिन संबंध मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से खराब कभी नहीं, कोई से भी नहीं। तो जब आप आए, फिर आपने चीफ मिनिस्टर पद संभाला। 2008 का इलेक्शन, वो तो आपको याद होगा, क्योंकि जो आपसे पहले चीफ मिनिस्टर रही उमा भारती, उन्होंने पार्टी छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, बहुत सारे लोग उस पार्टी में चले गए। कहा जाता है कि 2008 का एक ऐसा इलेक्शन है जिसमें शिवराज सिंह चौहान, जो बाहर से लाए गए चीफ मिनिस्टर की जगह मध्य प्रदेश में उन्होंने अपनी ज़मीन बनाई। सही? ना, मुझे कहा कि मुख्यमंत्री बनना है, मैं तो दिल्ली में था जी। और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उस समय अटल जी, अडवाणी जी और पूरी उस समय की टीम थी। मुझे कहा कि तुम्हें मुख्यमंत्री बनना है, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कुछ। मैंने कहा ठीक है साहब, आपने तय किया है तो मुख्यमंत्री, और जाके अपने काम में लग गए। लोग कहते थे कि अब 2 चीफ मिनिस्टर पहले हो गए, अब तो ये जाएंगे, अब नहीं आ सकती बीजेपी की सरकार। मुझे कभी नहीं लगा, मैं सहज रूप से काम करता रहा और आराम से चुनाव जीत के आ गए हम लोग। हाँ, इतना ज़रूर है कि विकास को नई दिशा दी। सड़क, बिजली, पानी जो था नहीं मध्य प्रदेश जी। में, कांग्रेस के समय पूरा बंटा ढार हो गया था। मतलब मैं बिना किसी राग द्वेष के कह रहा हूँ कि दिग्विजय जी ने बहुत नुकसान किया मध्य प्रदेश में, जबरदस्त नुकसान किया, कुछ था ही नहीं। उस पे आएंगे, दो पर दो तीन तीन घंटे बिजली मिला करती थी, सड़कों का आता पता नहीं था, बहुत बुरी हालत थी। मेरे दिमाग में दोनों चीज़ थी, एक इंफ्रा, पानी, बिजली, सड़क की व्यवस्था करनी, दूसरे लोगों की तकलीफ़ें कम हो इसलिए कई जन कल्याणकारी योजना बनाती, और एक मेरे दिल का जो विषय था, जो बचपन से मैंने देखा था, बेटियों के साथ अन्याय होता है, भेदभाव होता है। माँ भी कई बार भेदभाव कर देती, बेटे को ज़्यादा लाड़, बेटी को कम प्यार। वो मन में कचोटता था। आदमी का जब मन आए अपनी पत्नी पर डंडा उठा दे, गाँव में थप्पड़ मार दे, मुझे सीने में दर्द होता था, तकलीफ होती थी। तो बचपन से मैं सोचता था कि एक ही माँ की कोख से बेटा बेटी दोनों पैदा होते, ये भेदभाव क्यों? और तब से मैं ये अलग जगाता था, कोशिश करता था जहाँ भी मुझे मौका मिले कि बेटा बेटी को बराबर मानो। एक जगह एक सामूहिक शादियों का सम्मेलन था, उसमें मैं कह रहा था, मुख्य अतिथि के आने में देर थी, मैं एमएलए भी नहीं था उस समय, लेकिन बोलता अच्छा था, तो कई बार मंच पर बोलने का मौका मिल जाता था। बोल, जब तक मुख्य अतिथि आ रहे शिवराज को बुलवाओ। मैंने कहा कि भाई बेटा बेटी दोनों को बराबर मानो, बेटी है तो कल है, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती, बेटी को आने दो, क्योंकि उस समय भ्रूण हत्या हो रही थी बहुत। जी। पेट में पता चल जाए कोख में कि बेटी है तो मार दो, आनी मत दो। तो मैंने कहा कि दोनों को बराबर मानो, बेटी के बिना दुनिया नहीं चलती। देख, बूढ़ी अम्मा खड़ी होगी, बड़ी बात कर रहा है, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो। आ गई और बड़ी हो गई तो शादी में दहेज तू दिलवाएगा? बात तो बहुत करते हैं, बेटी के आने के बाद क्या होता है तब पता चलता है। तो तब मेरे दिमाग में बात बैठी कि बेटी जब तक बोझ रहेगी कोई पैदा नहीं होने देगा, बेटी को वरदान बनाना चाहिए। और इसलिए मैं जब विधायक बना, मैंने बेटियों की शादी करना शुरू की अपने मित्रों के सहयोग से। सांसद बना, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ आ गई, हम दोनों शादी करते थे, कभी 25, कभी 31, कभी 41, पैसा इकट्ठा करते थे, कुछ अपने पास से लगाते थे। लेकिन जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने तय किया कि बेटी की शादी को बोझ नहीं रहने दूंगा, और मैंने बनाई मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कि बेटियों की शादी अब हम करेंगे, सरकार करेगी, मास मैरिज होगी, नंबर 1। और सबसे बड़ी योजना उस समय जो बनाई, आज भी मेरे दिल में बहुत संतोष है, वो थी लाडली लक्ष्मी योजना, जिस पर मैंने तय किया कि बेटी पैदा होगी मध्य प्रदेश की धरती पर तो लखपति ही पैदा होगी, बोझ नहीं रहेगी, वरदान बनेगी। और इतने पैसे खजाने से निकाल के बेटी के खाते में पैदा होती जमा कर दो, वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में फिर 6000, और बड़ी हो जाए तो 1,18,000 रुपये मिल जाए। ये लाडली लक्ष्मी योजना आज मुझे कहते हुए खुशी है
कि 55 लाख से ज़्यादा मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां मध्य प्रदेश में खेल रही हैं, खेल नहीं रही, अब तो कॉलेज में पहुंच गई और आगे निकल गई, उनमें से उनकी शादी होने लगी। और ये योजना इतनी पॉपुलर हुई बाद में कि पूरे देश ने किसी न किसी रूप में इस योजना को, लाडली लक्ष्मी योजना को अपनाया। और मध्य प्रदेश में इस योजना ने सेक्स रेशियो बदल दिया। बेटा और बेटी की दर में जो अंतर था, 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, 956 पहुंच गई। तो मन में दर्द था, ये गलत होता है। इस पे मैं आऊँगी क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप 2010 में लेके आए, नेशनली बाद में इम्प्लीमेंट हुई। जो सेक्स रेशो था वो 1000 टू 918 था, आप उसको 975 तक ले आए, जो गर्ल्स का सेक्स रेशो है। आपने जो आपने लाडली लक्ष्मी की बात की, चलिए वो एक बहुत बड़ी स्कीम रही। फिर उसके बाद जो लाडली बहना योजना है वो सब जानते हैं, जो आपने 2007 में शुरू की थी। इन सब के बारे में मैं बात करूंगी, पर पहले बात करेंगे वो 2008 के इलेक्शन के बारे में। उमा भारती के साथ आपकी कैसी रिलेशनशिप रही है? मेरी बहन है, दीदी है उमा जी। पूरे राजनीतिक करियर में जब से मैं उन्हें जानता हूँ, मेरे मन में सदैव उनके प्रति सम्मान का भाव रहा। कभी भी आप पूरा उठा के देख लीजिएगा, मैंने यही कहा कि वो मेरी दीदी है, वो मेरी बहन है। मैं उनका बहुत आदर कल भी करता था, आज भी करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। कोई इंसिडेंट याद है उनके साथ? इंसिडेंट एक नहीं कई, जब वो बोलती थी बचपन से मैं जानता हूँ उनको लगभग। हम लोगों ने लगभग राजनीतिक क्षेत्र में साथ ही काम करना शुरू किया। वो लगभग 84 के पहले राजनीति में लगभग आई, जितना मुझे ध्यान है शायद 84 के चुनाव दीदी लड़ी। पानी पियेंगे? और मैं भी गले में थोड़ी सी खराश। ये दिल्ली का आपको, मुझे नहीं लगता दिल्ली रास आ रही है, आपको वापस जाना चाहिए मध्य प्रदेश। तो मैं तब से जानता हूँ जी। उनकी बाल सुलभ जो चेष्टाएं रहती थी, वो मन में बड़ा कौतूहल पैदा करती थी। जब वो व्यासपीठ पर नहीं बैठती, वैसे घूमती हैं, तो वो अलग लगती थी। जैसे ही बोलने बैठी वो, उनका अलग स्वरूप निखरता था। तो ईश्वर प्रदत्त कई गुण उमा जी में। तो क्या शिवराज जी, मध्य प्रदेश का चैप्टर शिवराज सिंह चौहान की पॉलिटिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में नहीं, पॉलिटिकल लाइफ में खत्म है? मैंने मध्य प्रदेश में जी भर के काम किया और मुझे पूरा संतोष है कि मैं मध्य प्रदेश के लिए बहुत बेहतर कर पाया। मध्य प्रदेश का इंफ्रा हो, मध्य प्रदेश की खेती हो, मध्य प्रदेश में गरीब कल्याण हो, और उससे भी आगे बढ़ के माँ बहन बेटी और बच्चों की भलाई का काम हो। मैंने जी भर के काम किया और मध्य प्रदेश से मुझे प्यार भी जी भर के मिला। मध्य प्रदेश की जनता को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, लेकिन मध्य प्रदेश के काम का मेरा समय समाप्त हो गया। बहुत अच्छा काम किया पार्टी ने। अब मुझे जो काम दिया है, मेरे प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है, पार्टी ने जो काम तय किया है, अब मैं दिन और रात उस काम के अलावा मुझे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरे रोम रोम में किसान है और हर सांस में दिल टूट जाएगा शिवराज जी अगर माताओं आप कह बहनों रहे और हैं। बेटियों का कल्याण है। वो तो अगर देश में मध्य आप प्रदेश मंत्री में। हैं तो देश में मध्य प्रदेश भी आता है। पर और आपके इसलिए लिए वो चैप्टर खत्म है, अब वापस हाँ, नहीं जाना नहीं। है। मध्य आप प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं। उनके अच्छे काम को पीछे रह के, और मैंने तय किया मध्य प्रदेश में मेरे क्षेत्र के अलावा, मैं मेरे क्षेत्र में जाता हूँ क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है। मेरे क्षेत्र के अलावा जब पार्टी बुलाएगी या सरकार बुलाएगी किसी कार्यक्रम में, तब तो जाएंगे। जाऊँगा। अभी आपने विदिशा में इस साल एक पद यात्रा की थी, आपकी वाइफ आपके साथ थी, आपके लड़के आपके साथ थे। बहुतों को लगा चलिए शिवराज जी ने छोड़ दिया, पर हो सकता है उनके लड़के आएंगे। देखिए, बुधनी मेरा परिवार है, ये मैं अलग इमोशंस से काम करता हूँ। वहाँ की जनता और मैं, या मध्य प्रदेश भी कह लें तो जनता और मैं, हम दो नहीं हैं, हम परिवार हैं, एक साथ काम करते हैं। तो मैं तो इमोशनली, लोग मुझसे कनेक्ट है, मैं लोगों से जुड़ा हूँ। और जब मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, मेरे क्षेत्र के अलावा कोई कहीं, मेरे परिवार या मेरी पत्नी कहीं नहीं जाते। सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैं मेरे क्षेत्र में हूँ तो वो तो परिवार है, रोज भाभी, भैया, मामा, तो उनके बीच में पैदल चलना और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित क्षेत्र बनाना है, विकसित गांव बनाना है,
और उसमें सब माताएं चल रही है, बहनें चल रही है, वो कोई पॉलिटिकल यात्रा ही नहीं है। वो तो आपने देखोगे भांजे भांजी चल रहे हैं, बहनें चल रही है, तो वो घर का माहौल है, परिवार का माहौल है। शिवराज इसलिए जी, आप कभी अपने जो आपके लड़के हैं, आपको लगता है उनको पॉलिटिक्स में जाना, ये देखिए, जाएंगे या जाना चाहिए, ऐसा है कि या जो वो चाहें? किसी के बारे में भी हम दादागिरी करें जी। कि तुमको ये करना ये गलत है, नैसर्गिक रूप से जो बच्चों को ठीक लगे, हाँ दिशा ठीक रहनी चाहिए, वो हमने जीवन भर कोशिश की है और भगवान की कृपा है कि मैं गर्व से कह सकता हूँ कि वो ठीक दिशा में है। अब जो काम उनको करना है वो तय करें, उसमें मैं दादागिरी करने वाला कौन होता हूँ, मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो चलिए, अच्छा है आपने ओपन एंडेड छोड़ दिया है, पर आप कि पूरा जो आपका टेन्योर रहा है मध्य प्रदेश में, शिवराज जी, आपने जो कहते हैं जो नाम मामा आपको दिया गया है, और आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये शुरू से जब आप एक एमएलए भी नहीं थे, आपने महिलाओं के लिए काम किया है। ये पूंजी डेकेड्स लग जाते हैं कमाने के लिए, और वो नाम आपको मिला है मामा का, कि आप जहाँ पर भी जाएं, मैंने मध्य प्रदेश बहुत कवर कर रखा है, इस बार भी आपके चुनाव में मैं गई थी, और सबने जहाँ पर भी जाएं आपको मामा बुलाते हैं, और एक जो प्रेम है आपके तरफ महिलाओं का, वो मैंने कहीं और किसी और स्टेट में नहीं देखा है। वो आपने जो पूंजी कमाई है वो उसका अनपैरेलल्ड है। आपको लगता है कि जैसे एक मामा का नाम आपको मिला है मध्य प्रदेश में, जो महिलाओं ने आपको दिया है, जो आपने उनके लिए किया है, भाई, भैया, पाजी, ये नाम आपको किसानों से भी मिल पाएगा? मेरी बहन, मैं मूल रूप से एक बात बताता हूँ, मैं सबको स्नेह करता हूँ, सबसे प्रेम करता हूँ, पर प्रेम का जो भाव है मन में, स्नेह, प्रेम, आत्मीयता, ये मनुष्य का मूल है। भारत में कहा है आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, सब एक परिवार ही है, या सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण, ये हमसे क्या कहता है? कोई शत्रु नहीं है, दूसरा नहीं है, सब अपने हैं। और अपना मान के मैं स्नेह करता हूँ मध्य प्रदेश में, और बल्कि अब तो कहीं भी जाएं तो जो बहनें हैं उनमें मैं ये अंतरात्मा से कह रहा हूँ कि मुझे तो देवी उन्हीं में दिखाई देती है, उनका आदर, उनकी प्रति श्रद्धा, और कैसे वो आगे बढ़े इसकी कोशिश। तो मध्य प्रदेश में भी जो हमने की, कोई एक योजना थोड़ी है। मैंने मध्य प्रदेश में जब मैं मुख्यमंत्री था, मजदूर बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी, और जन्म देने के बाद 8 दिन का बच्चा नहीं होता था और फिर से काम करने जाती थी, फटे साड़ी का टुकड़ा माथे पे बांध के। तब मन में तकलीफ होती थी कि ये क्यों होता है। और तब हमने योजना बनाई कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 देंगे और जन्म के बाद 12,000 देंगे, ताकि कम से कम महीना भर तो वो आराम से चैन से अपने बच्चे को दूध पिला सके, ठीक से खा सके। ये भाव अंदर से आता है। मैं मानता हूँ कि प्रेम ही ईश्वर है, सबको प्रेम करो, ये बड़ी दौलत भगवान ने हमको दी, प्रेम करना। और इसलिए मैं लोगों को प्रेम करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। मुझे कोई फटे चीथड़े वाला आए तो मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता कैसे मैं अपने छाती से उसको लगाऊं। अब ये मूल भाव है, इसको कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मैं सब में उसी को देखता हूँ, परमात्मा को, जो हमारे यहाँ वास्तव में दार्शनिक तौर पे कहा गया है। मैं उसको व्यवहारिक जीवन में उतारने की कोशिश करता हूँ कि इसी की सेवा ही भगवान की पूजा, तो इसको गले लगा, इसको निराश क्यों होने दे रहा है। किसानों से वो प्रेम प्राप्त कर पाएंगे। मैं हर जगह किसानों में जा रहा हूँ, आप देख रहे हो, सही कह रहे हैं, ये तो आप पूरे देश में आपने किसानों के बीच मुझे देखा होगा। मैं खेतों में जाता हूँ, उनके बीच बैठ के सुनता हूँ, उनके इनोवेशंस होते हैं उसको दुनिया के सामने रखता हूँ। ये पहली बार हिंदुस्तान में शायद इतने व्यापक पैमाने पे हुआ होगा कि सारे साइंटिस्ट हमने गांव भेजे कि भाई तुम रिसर्च काय के लिए कर रहे हो, केवल लैब में बैठ के काम नहीं होगा, लैब को लैंड से जोड़ना पड़ेगा। ये मंत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया, और हमने लैब से लैंड को जोड़ने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया कि अकेला मैं नहीं जाऊंगा, अकेले मुझसे थोड़ी होगा। राज्य सरकार के अधिकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के लोग, उन्नत किसान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्र के लोग, और सारे साइंटिस्ट। इतने साइंटिस्ट काय के लिए? जाओ गांव में, किसान और साइंटिस्ट मिलेंगे तो किसान अपनी समस्या बताएंगे, ये बताएंगे कि हमने क्या रिसर्च और शोध किया, कैसे खेती करो, अलग अलग माटी कैसी है, एग्रोक्लाइमेटिक जोन के हिसाब से उनमें कितना ऑर्गेनिक कार्बन है, उनमें कितनी नाइट्रोजन है,
जी जी। उनमें कितना पोटास है, कितना जिंक है, उसके हिसाब से कौन सी फसल बोएं, फसल की कौन सी किस्म बोएं, खाद कितना डालें। अब ये साइंटिस्ट हमारे इसलिए हैं, लेकिन ये लैब टू लैंड मिलती नहीं थी कभी। हमने कोशिश की कि भाई एक तो किसानों से भी सीखो, उनकी समस्या समझो। जैसे मैं अभी गया, एक समस्या हर जगह आई कि नकली खाद बीज कई जगह मिल जाता उनको। कई जगह मुझे शिकायत की कि डीएपी की बोरी चाहिए तो ये साथ में ये एक एक बोतल ये लेके जाओ, दूसरी चीज दवाई जो उसको जरूरत ही नहीं उसकी। ये क्यों दादागिरी होनी चाहिए? ये तो किसानों की किस बहुत बड़ी समस्या थी शिवराज जी, और ये मैं बता सकती हूँ क्योंकि जो भी मैंने इलेक्शन में ट्रैवल किया है, सब किसान यही कहते थे, और आपने चिट्ठी लिखी है सारे मुख्यमंत्रियों को। जी इस तो इसमें कुछ फ़र्क पड़ा है अभी क्या नहीं, डी निश्चित तौर पर हमने निर्देश दिए हैं और राज्य सरकारों को कहा है कि वो रोके और देखे। भाई किसान को जरूरत है वो जरूर ले, कोई दिक्कत नहीं, उसकी मर्जी है। अगर हुँ, कोई नैनो कोई डालना है, उसको कोई विशेष दवाई डालना है, वो जरूर ले। लेकिन अगर फलानी खाद की बोरी चाहिए तो ये भी ले जाओ। तो ये अन्याय ये नहीं है ना, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। आपने शिवराज जी, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, उसके बारे में एक जो कृषि मंत्री हैं, उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें जो हिमाचल में बाढ़ आ रही है, सारी जो फल-फूल की जो फसलें हैं, वो पूरी बर्बाद हो रही हैं। तो इसमें जो आप साइंटिस्ट जो आप कह रहे हैं, जो आप साइंटिफिकली स्टडी कर रहे हैं, कैसे मदद हो पाएगी किसानों की? देखिए, इस मामले में मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूँ। इन सारे खतरों को मोदी जी ने पहचाना और इसलिए एक तरफ वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम कर रहे हैं जी। कि हम पर्यावरण बचाने के लिए नेट जीरो का जो कॉन्सेप्ट 2070 का दिया है, इतना विजनरी लीडर 2070 तक, और उसके लिए बाकायदा तय किए एक, ताकि क्लाइमेट चेंज ही ना हो, हम कोशिश करें। दूसरे, क्लाइमेट चेंज के इस वातावरण में हम खेती के तरीके बदलें, ये उनकी सदैव से चिंता रही है। मुझे याद है जब बीजों की नई किस्मों को जी। हमको समर्पित करना था देश को, किसानों को, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये हाल में कार्यक्रम नहीं करेंगे, खेतों में कार्यक्रम होना चाहिए। तो हम खेतों में गए, खेतों में किसान इकट्ठे हुए, साइंटिस्ट इकट्ठे हुए, एक एक वैरायटी के बारे में उन्होंने पूछा। ये बाजरा तो कितने दिन की किस्म में कैसे आएगी, किसान पूछ रहे थे, वैज्ञानिक बता रहे थे। ऐसे धान का मामला हो या हार्टिकल्चर का मामला हो, उनके दिमाग में चिंता कि ये क्लाइमेट चेंज के हुँ, हुँ। पूरे परिस्थिति में खेती अच्छी कैसे हो। तो उसके लिए वो निरंतर सोचते हैं और हम उसके हिसाब से फिर काम करते हैं। और इसलिए क्लाइमेट चेंज के खतरों से निपटने के लिए हमने कई बीजों की किस्में तैयार की जो बढ़ते तापमान में भी ठीक उत्पादन देगा। देखिए, एक बात मैं बड़े आनंद और संतोष के साथ कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जब से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बने हैं, 40% से ज़्यादा उत्पादन बढ़ गया है। गेहूं का, चावल का, मक्के का। इस बार ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड बनाया है हमने। तो तापमान भी बढ़ा है लेकिन उत्पादन भी बढ़ा है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पिछले 10 सालों में लगातार हुआ है। और अभी भी हम उस तरह के बीजों की वैसी किस्में, उसमें कितना पानी देना है, उसके लिए ड्रिप या पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे सिस्टम, उसके लिए मैकनाइजेशन, सारी चीज़ें करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का सोच है उसको इम्प्लीमेंट कर, उसी का परिणाम है कि बढ़ते हुए तापमान के कारण उत्पादन घटना था, घटा नहीं, 40% बढ़ गया। और लेकिन हम संतोष और चैन से नहीं तो बैठने एक वाले। पॉलिसी है क्लाइमेट पूरी चेंज। पॉलिसी है क्लाइमेट चेंज पे, किस तरह की बीज, किस तरह की खेती, किस तरह का पानी, किस तरह के खाद। और ये भी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती को सुरक्षित बचाना है। इसलिए अनियंत्रित और अत्यधिक फर्टिलाइजर, केमिकल के कारण नुकसान हो रहा है धरती को, तो धरती को भी बचाना है। इसलिए प्राकृतिक खेती का मिशन लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री जी ऑर्गेनिक की चिंता इतनी फार्मिंग। रहती जी। है कि दलहन की तिलहन की जरूरत है, तो इनका उत्पादन कैसे बढ़े, हम कैसे आयात पर निर्भरता खत्म करें। तो पूरी एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी के आसपास है, जिस पर हमने काम किया। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हमारे वैज्ञानिकों ने भी किसानों को कन्विंस किया। किसानों ने वैज्ञानिकों से सवाल पूछे। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब हम जो भी रिसर्च करेंगे वो यहाँ बैठ के लैब में तय नहीं होगी। काय की रिसर्च? रिसर्च डिमांड ड्रिवन होगी। किसान की जो जरूरत है उस पर रिसर्च करेंगे। से 500 मुद्दे निकले जिन पर किसान चाहता है कि रिसर्च करो। जैसे वो चाहता है टमाटर की सेल्फ लाइफ बढ़े, लीची की सेल्फ लाइफ बढ़े, 2 दिन में खराब हो जाते हैं, मजबूरन औने पौने दाम पे हमको बेचना पड़ता है। इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ेगी तो हम ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख के इनके ठीक रेट हमको मिल पाएंगे।
किसान की मांग है कि आप ऐसी वैरायटी तैयार करो कि जिसमें हम सुखा सकें, खराब ना हो, जिसका पल्प बन सके, जिससे बाकी चीज़ें बन सके। कई तरह के 500 रिसर्च ऐसे हैं। अब हम वैज्ञानिकों की टीम बना रहे हैं, वन जी टीम वन टास्क, और टास्क एक रिसर्च इसमें करके देना है हमको, ताकि हम किसानों को के काम आ सके और खेती को बेहतर कर सकें। हम भारत को केवल भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करनी, दुनिया का फूड बास्केट बनाना है, और वो बना के रहेंगे हम। ये पूरी पॉलिसी में शिवराज जी एक मान लीजिए जो महाराष्ट्र के किसान हैं, जो पूरा जो फिगर्स आते हैं ऑल इंडिया में जो फार्मर सुसाइड को लेकर, उससे थोड़ा दर्द है आपको, क्योंकि जो अभी लास्ट रिपोर्ट टेबल हुई है महाराष्ट्र की असेंबली में कि कितने किसानों ने सुसाइड किया है, उसको कैसे देखते हैं, वो कैसे आप एड्रेस देखिए, करना एक भी चाहते हैं? सुसाइड होती है तो वो दुखद है, जी एक भी। मतलब मैं तो, भारत तो वो देश है कि जहाँ इंसान क्या, अगर जीव जंतु भी मरे तो भी तकलीफ होती, तो इंसान है, उसको तो हम भगवान के रूप में ही देखते हैं। तो एक भी गलत है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जो हो रहा है, जो हमने 6 सूत्री रणनीति बनाई है खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए, और पूरे आंकड़े हैं। हमने तय किया उत्पादन बढ़ाना है, नंबर 1, उत्पादन की लागत घटाना है, नंबर 2, उत्पादन के ठीक दाम देना है, नंबर 3, पहली सरकार है मोदी जी की एमएसपी घोषित करना, लागत पर 50% मुनाफा जोड़ के, और फिर उसको देना भी। आप तुलना कर लीजिए कि पिछली सरकारें कितना खरीदती थी और ये सरकार कितनी खरीदती। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो भरपाई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसमें हम अब तक लगभग 1,34,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों के खाते में डाल चुके। और इसके बाद कृषि का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, जो जो ज़रूरत है वो पैदा करो, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करो, पोषण आहार मिल सके उसकी चिंता करो, और उसके बाद फिर प्राकृतिक खेती जैसे मिशन, ताकि धरती बची भी रहे। केवल हमारे लिए थोड़ी है, आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगी अगर ये धरती बीमार हो गई, तो सॉइल अगर बीमार हो गई तो पूरी रणनीति है जिस पे काम दिनों रात चल रहा है। बस आखिरी 10 मिनट लूंगी मैं आपके शिवराज जी। आपकी एक कहते हैं लॉयल सोल्जर पार्टी का काडर वो आप हैं, क्योंकि जो भी मैंने सवाल किया आप कहते हैं जो पार्टी चाहे, जैसा पार्टी तय करे। पार्टी ने आपको भेजा मध्य प्रदेश, फिर पार्टी ने आपको वापस बुलाया। अगर अब पार्टी कहती है, आरएसएस कहती है कि शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, पहली चीज तो मैं आपको ये कहूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा संगठन है जो हमें सिखाता है चरित्रवान बनो, ईमानदार बनो, कर्मठ बनो, परिश्रमी बनो, देशभक्त बनो। केवल अपने लिए नहीं, देश के लिए सोचो, अपने लिए केवल मत जियो। और एक बात हमें जो सिखाई गई है और जो आत्मसात हमने की है कि अपने बारे में खुद विचार मत करो, क्योंकि आदमी को बड़ी गलत फहमी होती है अपने बारे में, मैं तो ये हूँ, मुझे तो ये होना चाहिए। जब आप एक बड़े मिशन का, एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं, तो आप अपने बारे में कैसे तय कर सकते हैं कि मैं ये काम करूँगा? नहीं मैं तो कह फिर रही वो हूँ अगर बड़ा पार्टी आपको बोले फिर तो। वो बड़ा मिशन तय करेगा कि आप कहाँ काम करोगे। और मैं संघ का आदर्श स्वयंसेवक और भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ और निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते मैं ये मानता हूँ कि जो काम पार्टी ने मुझे दिया है वो काम मैं बहुत प्रामाणिकता के साथ कर रहा हूँ। मैं केवल आज में जीता हूँ काम के बारे में, मैं कल की चिंता नहीं करता। मैं आज मेरे पास काम है कृषि और किसान कल्याण विभाग का और ग्रामीण विकास का, और मैं सचमुच में इतना आनंदित हूँ इस काम को, अंतरात्मा से कह रहा हूँ कि मैं दिनों रात कैसे जूझ के परिस्थिति और बेहतर कैसे करें किसानों के साथ मिलके, या मेरी बहनों को मैं लखपति दीदी कैसे बना दूँ, क्यों बहनें हाथ पैर फैलाएं, क्यों आंखों में आंसू हो, हर बहन के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे हो। पर तो मैं शिवराज तो जी, इस काम में रमा हूँ, मैं दूसरा कुछ सोच ही नहीं रहा। पर आपका नाम चल रहा है बीजेपी अध्यक्ष के अब लिए, ये तो चलता रहता है, मीडिया में चलता रहता है, बाकी चलाते रहते हैं, लेकिन मैं कृषि और किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हूँ, मैं इसमें खुश हूँ। चलिए फिर आरएसएस से जब आप 13 साल से थे तब से आपका इसके साथ कनेक्शन रहा है।
शिवराज जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि फिर पूरा विवाद में आया है, आपने भी वाराणसी में बोला कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा देना चाहिए देखिए कॉन्स्टिट्यूशन से, प्रिएम्बल से। भारत का जो मूल सोच, मैंने उस संदर्भ में बात कही थी, संविधान हमारे लिए सर्वोपरि है और हम कोई व्यक्तिगत विचार नहीं करते, पार्टी का जो विचार है वो हमारा विचार है। मैं केवल एक बात कहूँगा कि भारत की माटी और भारत की जड़ों में सर्वधर्म संभाव है। भारत के ऋषियों ने हमेशा कहा एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा अंततः किसी रास्ते जाओ, परमपिता परमात्मा तक पहुंचोगे। और परम पूज्यनीय सरसंघ चालक जी भी, या हम सब यही मानते हैं कि ये भारत का मूल है। उपासना पद्धति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम भारतवासी हैं, अपने देश को प्यार करते हैं, देश की माटी को प्यार करते हैं, देश के लिए जान दे सकते हैं। और देश हमारा केवल देश के लिए नहीं है, ये वही धरती है जहाँ से आवाज़ आती है प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण भी इसी विचार में निहित है। भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत कराएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। और इसलिए जो भारत का मूल है वो सबको प्यार करो, सर्वधर्म संभाव, सबका आदर करो। हाँ, कोई गलत आदमी है जी, कोई गलत काम कर रहा है तो सही कि देश के लिए फिर उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कुचलना भी चाहिए। अगर कोई आतंकवादी है मिटा देना चाहिए। अगर देश के हितों के खिलाफ कुछ कोई करता है या गलत तरीकों से, जैसे अभी एक कहानी आ रही झिंगुर बाबा झिंगा बाबा कौन है उसकी, उस तरीके की कोई हरकत करता है जी, वो जी, गलत। धर्म परिवर्तन। बाकी हाँ, बाकी प्रेम से सब काम करो, देश को आगे बढ़ाओ। तो सर्वधर्म संभाव सब। तो हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए वो सेक्युलर और सोशल? ऐसा कि हमने पार्टी ने अपना विचार प्रकट कर दिया तो अलग से हम कुछ नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। तो उस आप एक कहते मतलब जो न्यू एज बीजेपी नेता हैं, थोड़े लोग कोई कोई उन्हें पोलराइजिंग मानते हैं, पर आप एक ऐसे बीजेपी के नेता हैं शिवराज सिंह जी कि आपको मुसलमानों का भी वोट मिलता है। जो 8 लाख के ऊपर आपको लास्ट एमपी इलेक्शन में वोट मिला है, उसमें बहुत सारे मुसलमान हैं, उसका भी वोट है। जितने भी साल आप मध्य प्रदेश में रहे, एक अगर भोपाल में भी जाएं, ओल्ड सिटी में भी जाएं, उतने ही प्रेम से आपकी बात होती है जो नई सिटी भोपाल में होती है। तो एक जो हिंदुत्व का नया जो चलन चल रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अपनी पॉलिटिक्स से कैसे जोड़ते हैं? क्योंकि एक शिवराज सिंह चौहान है जो जिनकी छवि तो सेक्युलर है, चाहे वो सेक्युलर वर्ड कैसा भी हो, उनकी छवि सेक्युलर है, पर अभी शिवराज सिंह मामा बुलडोजर मामा भी कहलाए जाते हैं। देखिए, मूल अगर सोच कहा भारत का, तो जो प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों में कहा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, यही भारत का मूल सोच है। अगर आप हिंदुत्व की बात करें तो जैसा मैंने कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, हिंदुत्व है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं, हिंदुत्व है। अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये हिंदुत्व है। धर्म की जय हो हिंदुत्व है, अधर्म का नाश हो हिंदुत्व है, प्राणियों में सद्भावना हिंदुत्व है, विश्व का कल्याण हो हिंदुत्व है, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। ये हिंदुत्व की परिभाषा है सचमुच में। और हिंदुत्व संपूर्ण जगत का कल्याण चाहता है, उसी भाव को मन में बसा है। हाँ, सबके कल्याण का मतलब ये नहीं कि कोई देश को नुकसान पहुंचाए या जनता को नुकसान पहुंचाए। हम कहते हैं, हमारा देश कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन अहिंसा तब अहिंसा होगी जब हमारे पास ताकत होगी। अगर हम कहते रहे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, और चीन ने हमला कर दिया और हम अपनी जमीन नहीं बचा पाए उस समय, तो ये कमजोरी है। और जो मोदी जी ने जो रास्ता चुना है,
कि अगर देश की तरफ कोई उंगली उठाएगा हम छेड़ेंगे नहीं, और किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, हमारे देश को छोड़ा, क्योंकि उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता। और इसलिए देश को ताकतवर बनाना, शक्तिशाली बनाना, और फिर दुनिया को अहिंसा का संदेश भी देना, युद्ध नहीं शांति। तो ये सब हिंदुत्व है। निश्चित तौर हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र तो देखिए, मैंने जो कहा, हिंदुत्व एक विचारधारा है, एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका है। उन अर्थों में कहें तो हिंदुत्व ही है। आखिरी सवाल करूंगी मैं शिवराज जी, कभी एज की बात नहीं करनी चाहिए, पर अगर आप देखें तो कोई डेडलाइन सेट है शिवराज सिंह चौहान के लिए कि मैं इस एज पे रिटायर हो जाऊंगा, या पार्टी डिसाइड करेगी कि जब रिटायर होना है? अपन ने तो पार्टी पे छोड़ दिया जी। सब कुछ पार्टी पे छोड़ा हुआ है। सब कुछ पार्टी तय करे, व्यक्ति अपने बारे में क्यों विचार करे। वो कहेंगे करो, करेंगे, वो कहेंगे नहीं करो, तो ठीक है। अच्छा ये तो बताइए, आपने इतना इंटेंसिव बात और ये मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने बारे में अपने फैसले, जब बड़े अभियान का, बड़े मिशन का है, हमारा मिशन क्या है? हमारे मिशन तो ये थोड़ी कि हम बने रहें पद पर। हमारा मिशन है हमारे देश का कल्याण कैसे हो, और देश के माध्यम से हम दुनिया का भी भला कैसे कर पाएँ, मानव जीवन की सार्थकता। मैं कितने साल जीऊँगा? 10 साल जीऊँगा, 15 साल जीऊँगा, मैं जितने साल जीऊँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए काम करते हुए जीऊँ। इसी में मेरी ज़िंदगी की सार्थकता है, और मेरे मन में आनंद इसी से होगा। मैं कहाँ सोचते बैठूँ कि मुझे ये नहीं बनाया, मुझे ये बना दो, अब मैं ये बनूँगा। ये आदमी जब सोचता है तो अपने आप वो परेशान रहता है, और उसकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होती है। अरे मेरे साथ बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय? अब आप बताइए, 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया तुमने, 12 बार विधायक। वैसे 5वीं बार भी बन सकते थे। 12 लोगों ने तो जिताया था, प्रो इनकम्बेंसी वोट 12 बार जिताया आपको था, मोहन यादव को नहीं जिताया था। 12 बार विधायक, सांसद बना दिया, केंद्रीय मंत्री बना दिया, फिर भी तू कहे कि मुझे ये बनना है, तो तुझसे अच्छा ये तो मानते हैं कि आपको जिताया था, मोहन यादव जी को नहीं जिताया था। नहीं, पार्टी को जिताया। हर चीज वही कह रहे हैं ना, अगर लॉयल सोल्जर का कोई वो होता है वो आपसे है। ये लास्ट क्वेश्चन, अनवाइंड कैसे करते हैं? सब कुछ पार्टी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, तो क्या मतलब पिक्चर विक्चर देखते हैं? खाने का शौक है? देखिए, ज़्यादा तो समय मिलता नहीं है जी, लेकिन पिक्चर बहुत दिनों से देख नहीं पाए। देखने की इच्छा जरूर होती है कि देख लें। लास्ट पिक्चर कौन सी देखी थी? थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, क्योंकि कई दिनों से पिक्चर देख नहीं पाया। लेकिन उद्देश्यपूर्ण पिक्चर एक हमने जो सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी थी, जिसमें हमारे सैनिक गए थे जी जी जी, और वहाँ अटैक करके सुरक्षित वापस लौटे थे, मैंने वो पिक्चर भी देखी थी। और फिर थोड़ा दिमाग को जोर देना पड़ेगा, क्योंकि टीवी वीवी देखते हैं? मैं रात को सोते समय मेरी कोशिश रहती है कि एक बार न्यूज क्या है देख लिया जाए, तो उस समय मैं देख। बड़ी बोरिंग बातें कर रहे हैं शिवराज जी। न्यूज़ देखते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक, एंटरटेनमेंट का कुछ नहीं देखते? देखिए, एंटरटेनमेंट तो मन की अवस्था है जी, जनता में ही आनंद मिलता है। किसानों के खेतों में, गरीबों की झोपड़ी में, जी। बहनों के पास, खाने का बच्चों शौक के है? बीच में। हाँ, नहीं, खाने का शौक है, खूब है। क्या पसंद है? पकोड़े कौन बनाता है? घर में बनते हैं? पहले माँ बनाती थी, तो आज तक माँ के हाथों का स्वाद याद है। वो तो सभी को। और आजकल प्रधानमंत्री जी थोड़ा टोकते रहते हैं, तेल कम खाओ। आपको तेल ज्यादा खाते हैं आप? सब पकोड़े तो तेल में ही तले जाएंगे। पकोड़े हो, समोसे हो, ये तो तेल में ही तले जाएंगे। तो नमकीन चीजें खाने का शौक है, पराठे खाने का भी शौक है, और खीर, माँ के हाथ की बनाई खीर आज भी याद आती है। और माँ पर जब कोई गीत बजता है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ये माँ, तो बचपन में खो जाता हूँ। ऐसे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनको सुनता भी हूँ। लेकिन संजीव कुमार मेरे आइडियल स्टार रहे हैं। और एक फिल्म जिसमें उन्होंने 9 रोल अदा किए थे, आपको ध्यान होगा, नवरंग नाम था, या एक ही पात्र ने 9 रोल किस खूबसूरती से अदा किए थे। आपने अगर वो फिल्म देखी हो तो वो सचमुच में अद्भुत है। लेकिन फिल्म मैंने सब शोले भी मैंने देखी, उस समय की बहुत बढ़िया फिल्म थी, जिसको देख के मन में ये लगा कि ये
अमिताभ बच्चन को, जय को मरना नहीं था क्योंकि जब बाद में राधा को देखते हैं निराश हताश लालटेन उठा के बजाते, तो वो आंखों से भूलता नहीं है। रोमांटिक है एट हार्ट। नहीं तो ये समय नहीं मिलता ये अलग बात है, लेकिन जीवन के हर पहलू को, पहाड़ों में अकेले में बैठना। लास्ट छुट्टी कब ली थी आपने? पूरी छुट्टी तो नहीं ली जैसे, लेकिन अभी फैमिली के साथ मैं जाते हैं छुट्टी पे? 2 दिन मैं जम्मू कश्मीर के प्रवास पे गया था जी। पूरा बिजी शेड्यूल था मेरा पूरा, जिसमें मैंने तय किया था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन भी था। बिजनेस नहीं, फैमिली के साथ छुट्टी पे जाते हैं? नहीं, मेरी पत्नी श्रीनगर मेरे साथ गई थी। चलिए। और हमने तय किया था कि लाल चौक जाना है, तो मैंने अपना शेड्यूल ऐसा किया था कि शाम को 6 बजे मैं फ्री हो जाऊं जी। तो दिन भर हमने कार्यक्रम किए मेरे। शाम को 6 बजे मैं अपनी पत्नी के साथ श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पे गया, घंटा घर पे फोटो खिंचवाई, लोगों के बीच चाय पी वहाँ बैठ के, दुकानों पे कुछ खरीदा, और वहाँ भी मजा आ गया। लोग मामा मामा जब बोले तो मन आनंद से भर लोगों गया। के बीच है, छुट्टी वुट्टी का कोई नहीं कि फैमिली के साथ जाओ, आनंद मतलब दूर तो, सबसे। ये छुट्टी है नहीं, लोगों से। और इसके बाद तो शिकारे में भी घूमे, डल झील के अच्छा, शिकारे में भी गए हम। चलिए शिवराज जी, बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। आपको बहुत सारी छुट्टियां और मिले, पर आप जो आपका मतलब कॉन्स्टेंटली आपने एक चीज़ बोली है कि लोगों के साथ आपको सबसे ज़्यादा आनंद लोगों के साथ रहता है। आई होप यू कंटिन्यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू। आई विश यू अ वेरी लॉन्ग एंड हेल्दी इनिंग्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर कहता हूँ, अगली बार बीजेपी पार्टी प्रेसिडेंट से भी मुलाकात हो सकती है। नहीं, मैंने कह दिया पार्टी ने डिसाइड कर मैं लिया कृषि तो। मंत्री हूँ। बस मैं अपनी जीवन की धन्यता मानता हूँ लोगों के लिए काम पार्टी के माध्यम से। ये मैं सौभाग्यशाली हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी ने अवसर दिया है और मैं इसमें परम आनंदित हूँ कि लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ। उसी में डूबा रहूँगा और अपनी ज़िंदगी की जब तक सांसें हैं सार्थकता इसी में मानता रहूँ। हर पार्टी को आप जैसा लॉयल कार्डर मिले और लॉयल सोल्जर मिले। थैंक यू सो मच सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत थैंक यू सर। आई विश यू अ लॉन्ग हेल्दी इनिंग्स। थैंक यू। सो वी आर राइट आउटसाइड शिवराज जी's रेजिडेंस, बिल्कुल उनके घर के बाहर, आवास के बाहर, और हर दिन 4 साल से हर दिन शिवराज जी एक पेड़ लगा रहे हैं।